आपके चेयरमैन साहब इतने बड़े अनपढ़ हैं, अनपढ़ मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पढ़े लिखे होते तो इस तरह की बात नहीं करते। किसी भी भर्ती में सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है हरियाणा पुलिस के अलावा। इन गधों ने, मैं गधे कहूंगा इनको, इन गधों ने उस नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के अंदर उन नंबरों को जोड़ दिया। कमीशन ने कोर्ट में जाकर के कहा हम किसी को भी नौकरी नहीं देंगे, हम तो जो लगे हुए उनको भी हटाएंगे। भाई यही बेनिफिट आपने ग्रुप डी में दिया, यही बेनिफिट आप हमारे को हरियाणा पुलिस में दे दोगे तो कोई दिक्कत है? ठीक बात, बिल्कुल ठीक कहते हैं मुख्यमंत्री, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पर्ची गई यानी कि अब किसी की सिफारिश पर नौकरी नहीं मिलती, खर्ची गई यानी कि छोटे मोटे चिल्लर में आप नौकरी नहीं लगा सकते, आपको अटैची लेके जानी पड़ेगी। 2 लाख रुपए फाइन लगाया गया। अच्छा, उसी दिन, क्योंकि चेयरमैन को किसी कॉन्फिडेंशियल काम के लिए जाना था। 2018 पुलिस की भर्ती आपने वह नहीं बख्शी। 4 साल से हाई कोर्ट में कमीशन केवल इस चीज के लिए लड़ रहा है कि वी के बाद हैव नहीं हैज लगेगा। मुझे बता दो कि कैसे लड़ सकता है? तो क्या भर्ती कैंसिल हो सकती है? पता नहीं। और वो अगली डेट के ऊपर जो है कोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर फैसला लिया जाएगा। कब है डेट? अगली डेट 11 अप्रैल दोपहर को 2 बजे सुनवाई होगी इस मामले की। तो बहुत बड़ा दिन है फिर। बिल्कुल है, हरियाणा पुलिस की पुरानी भर्ती के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो सारे भाइयों ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इंटरव्यू ऐसा खतरनाक है यो, पूरी भाजपा हिल जाओगी। अभी तक जो मामले चल रहे थे, क्योंकि मैं बेरोजगारी की जो सीरीज निकाल रहा हूं उस पर मैंने तह तक जाना है, और तह तक जाना है तो कुछ एलिगेशन भी लगे हैं और कुछ अच्छी बातें भी सामने आए हैं। तो मेरे पास बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, पूरा हरियाणा को हिला देने वाला इंटरव्यू हो सकता है। हमारे साथ हैं एक शानदार एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल जी। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। जब तक आपसे नहीं मिला था ना तो यूं लगाया था मैंने कि रविंद्र जी भाजपा ने देख कर राजी को नहीं, खैर ओबियसली हो गए भी, क्योंकि एक तो आप कांग्रेसी हैं, फिर दूसरी बात आप एडवोकेट हैं। अब मैं सोचूं पेशे से तो आप खैर ठीक काम कर ही रहे हैं, अच्छा फिर भाजपा को देख के खुश भी क्यों गए? लेकिन जब मैं इस मामले पे घुसा, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारों का दर्द, भाई आप हर उस टॉपिक को पकड़ो हो जो भाजपा अपनी मजबूती बढ़ावा है। सपोज भाजपा का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था वह थी ग्रुप डी की भर्ती, आपने उसी का गला बोझ दिया। फिर भाजपा की 2018 पुलिस की भर्ती आपने वह नहीं बख्शी। ये हरियाणा पुलिस मेल फीमेल का जो यूरोला चल रहा है आप इसमें हो। सीईटी का मामला है, यो भी आपके संज्ञान में आया है। और स्पोर्ट्स कोटा जो ग्रुप सीईटी के एग्जाम में स्पोर्ट्स कोटे का मामला है, यो भी। मतलब जहां पे भाजपा ने मोटा क्रेडिट मिलना चाहिए था, ओड़े आप आगे। मतलब बालका की नौकरी हो जानी चाहिए, आपने समस्या क्या है? लड़कियों की नौकरी बिल्कुल लगनी चाहिए यार, मुझे कौन समस्या होती है? मैंने कोई नौकरी थोड़ी नहीं लगनी है जो मेरे को कोई समस्या होगी। पहली बात जी, ऑफिसर ऑफ कोर्ट होने के नाते, क्योंकि एडवोकेट चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो अधिकारी जो है कोर्ट का होता है। इसके नाते जो है हमें, हमारी ड्यूटी है कि कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है अपनी समस्या लेकर के, तो समस्या को हमें कोर्ट तक लेकर के जाना हमारी ड्यूटी है। अब कोर्ट उसके अंदर क्या करता है वो कोर्ट की मर्जी है, यानी कि न्याय प्रक्रिया चलती है, वो मेरे खिलाफ भी हो जाती है, मेरे पक्ष में भी होती है, उसके अंदर कोई रोक टोक नहीं होती है न्याय प्रक्रिया के अंदर। पहली बात तो ये है जी। तो इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो भाजपा हो भाजपा ना हो। आज के दिन में यदि कांग्रेस की सरकार होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, इनेलो की सरकार होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था। 19 साल से मैं कोर्ट के अंदर हूँ। 2003 से अब तक मैंने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, मैंने इनेलो की सरकार भी देखी है, मैंने भाजपा की सरकार भी देखी है। सब सरकारों के अंदर जो है विषय जो है कोर्ट के अंदर लेकर के गए हैं। कांग्रेस सरकार के अंदर भी बहुतेरी मैंने PIL लगाई, मैंने भाजपा सरकार के अंदर भी PIL भी लगाई। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि रूलिंग पार्टी कौन है कौन नहीं। मुझे केवल इस चीज से फर्क पड़ता है कि कौन व्यक्ति मेरे पास में कौन सी समस्या लेकर के आया, जिस समस्या को मुझे कोर्ट तक लेकर के जाना मेरी ड्यूटी है, क्योंकि कानूनन मेरे पास में किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ वापिस भेजने का अधिकार नहीं है। जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। 3 वकील मेरे आज तक निगाह में, एक स्वामी सुब्रमण्यम, मैं बड़ा फैन हूं उनका, एक कपिल सिब्बल साहब, जब कांग्रेस थी तो वो जिक्र में रहा करते, चर्चाओं में रहते थे राम मंदिर का, चाहे कोई भी मुद्दा, कपिल सिब्बल साहब। अब मैं बात करूं हरियाणा की तो रविंद्र सिंह ढुल से न्यारा मैंने कोई वकील नहीं सुन मानता, चाहे वो पॉजिटिव थे चाहे वो नेगेटिव थे,
लेकिन रविंदर सिंह ढुल एक तीसरा एडवोकेट, ऐसा एडवोकेट है जो सुर्खियां में बने रहने की कोशिश करे, मैंने ऐसा लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू भी नहीं देखे मैंने, पर कंट्रोवर्सी में आप जरूर हो। आप स्पोर्ट्स ग्रुप डी की बात करा तो ग्रुप डी का मामला आपके पास कैसे आया, भाजपा के पीछे क्यों पड़े? ग्रुप डी से हम शुरुआत देखो, मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी में बने रहने की ना तो कोई जरूरत है हमें, पहली बात जी। ना ही कभी मैंने कभी किसी भी चीज का कोई प्रचार किया ना प्रसार किया। हाँ, पहले कभी 2013, 14, 15, 16 के बीच समय में जब मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव था, एक आधी बार मैं सोशल मीडिया पे लिख देता था कोर्ट के अंदर किस मामले में क्या कार्रवाई हुई, एक इन्फॉर्मेटिव वे में जी। इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी मैंने पिछले 5 साल से कभी भी नहीं लिखा है, मैं यूज ही नहीं करता कभी इस प्रकार की किसी चीज का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग अपने आप ही कहाँ से उठा करके रैंडम, क्योंकि क्या होता है कि सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, रूलिंग गवर्नमेंट को कभी हमेशा टारगेट चाहिए होता है। आप जो है, आपको जब दर्द होता है तो दर्द के अंदर आप दवाई ढूंढते हो, तो सरकार मेरे अंदर दवाई ढूंढती है, इसलिए मैं कंट्रोवर्सी में आता हूं। और कोई लेना देना मेरा किसी चीज से कभी ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। ग्रुप डी की शुरुआत आपने कैसे करी? मतलब देखो, ग्रुप डी के अंदर पर से मेरा कोई रोल पहली बात तो नहीं था उसके अंदर। ग्रुप डी में हमारा केवल इस मात्र में यही रोल रहा है कि पहली बात तो ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, सभी लोग नौकरी लग चुके हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है। इसमें 2 मेजर कंट्रोवर्सी आई ग्रुप डी की भर्ती में। पहली मेजर कंट्रोवर्सी आई थी कि भी आपने स्पोर्ट्स कोटे वाले जो लोग थे, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के बच्चे थे जो, उनको आपने नौकरियां दी और उसके बाद में उन सब लोगों को हटा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद में दोबारा उनमें से बहुत सारे लोग लगे हैं और नए लोग अभी भी लग रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी सरकार की खुद की पैदा की हुई थी, उसमें मेरा या आपका या किसी और का कोई रोल कभी भी था ही नहीं। आपने खुद ने आरटीआई लगाई, ये बच्चे आपके पास आए? बच्चे हमारा कोई मतलब नहीं होता है, हम खुद कुछ नहीं करते हैं। मुझे क्या जरूरत है खुद करने की, पहले बतेरा काम है हमको। पॉलिटिकल काम बहुत ज्यादा है ना, लेकिन कोर्ट वर्क और पॉलिटिकल वर्क को अपने आप में सेपरेट करना अपने आप में चैलेंज है, जिससे हमें रोज के रोज फेस करना पड़ता है। खैर, मैं ग्रुप डी के मुद्दे के बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें पर से मेरा रोल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें मेरा केवल एक ही मामला कोर्ट के अंदर है, अभी भी चल रहा है, लेकिन उससे भी किसी को कोई ऐसा को खतरा नहीं है किसी प्रकार का। मैं आपको कंट्रोवर्सी बता रहा था ग्रुप डी की, क्या कंट्रोवर्सी है जी। हाँ, तो पहली कंट्रोवर्सी तो ये आई उसके अंदर, ग्रुप डी के अंदर, कि भी आपने स्पोर्ट्स कोटे वालों को पहले लगाया और फिर उनको हटाया। हाँ। क्या हुआ था, 93 की हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी थी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसके हिसाब से ग्रेडेशन एक्सेप्ट होती थी। उस ग्रेडेशन की पॉलिसी को इन्होंने अपने मई 2018 में बदल दिया। उस पॉलिसी को बदल दिया मई 2018 में। अब ग्रुप डी की भर्ती निकली अगस्त 2018 के अंदर, जो कि पूरी हुई जनवरी 2019 के अंदर, करेक्ट। तो अब इन्होंने महापुरुषों ने क्या किया, इनको जींद बाई इलेक्शन जीतने की जल्दी ज्यादा थी, तो उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने जो भी चीज क्लेम करी है उसको वही चीज बेनिफिट मिल गया। भाई मेरे को 5 नंबर मांगे हैं तो मेरे को 5 नंबर मिल गए, जिसने 10 मांगे हैं जांच कुछ नहीं करी, कोई जांच नहीं, कभी भी किसी भी स्टेज पे ग्रुप डी की कभी जांच भी नहीं हुई, ना तब हुई थी ना आज 2023 में हम बैठे हैं, पिछले 4 साल में कभी भी जांच नहीं हुई। तो लोगों को सिलेक्ट होना ही था। भाई आप क्लेम तो कुछ भी कर सकते हो, वो सही है या गलत है वो तो जांच का विषय है ना, वो तो स्क्रूटनी कमेटी का काम था। लेकिन इनके पास स्क्रूटनी करने के लिए टाइम नहीं था क्योंकि बाई इलेक्शन बेनिफिट लेना था। अब जनवरी के एंड में इलेक्शन था, 19 जनवरी को उन्होंने उठा करके रिजल्ट निकाल दिया 10 दिन पहले। उससे उल्ट पुल्ट भी हुआ रिजल्ट, क्योंकि जींद के अंदर शायद 1600 या समथिंग लोग सेलेक्ट हुए थे जी। तो लोगों में एक मैसेज गया कि भाई आपकी भर्ती ईमानदार है या ये है वो है। मैं ईमानदारी या बेईमानी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसमें नुकसान क्या हुआ, वो 1500 लोग पहले सेलेक्ट हो गए। उन लोगों के सिलेक्शन को चैलेंज किया कुछ लोगों ने कोर्ट में जाकर के, हालांकि उसका मैं पार्ट नहीं था, मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया कोर्ट में जाकर के कि ये गलत लगे हुए हैं, ये पॉलिसी इनकी 1993 की पॉलिसी ग्रेडेशन, इनके पास 18 की पॉलिसी ग्रेडेशन ही नहीं है। कोर्ट ने उठा करके सारे उड़ा दिए कि भी ये तो गलत, इन्होंने कि भी ये तो इलीगल है। लेकिन तब तक तो इलेक्शन जीत चुके थे, उस समय तक आप इलेक्शन जीत चुके हो। अब वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में इनको एक ये रिलैक्सेशन मिल गई कि भी इन लोगों को तो हम हटा देंगे, लेकिन क्योंकि आपने कभी भी नई ग्रेडेशन पॉलिसी को, ये फैक्ट भी है, आम घरों तक आपने उसको प्रचारित नहीं किया, तो क्योंकि प्रचारित नहीं किया तो इन लोगों को वन टाइम एग्जम्पशन दी जाए और जो लोग नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबल है उन सब लोगों को नौकरी में रहने दिया जाए, बाकियों को हटाया जाए। किसके कारण फंसे? सरकार की वजह से। क्या हुआ, जो लोग बेनिफिशियरी थे वो नहीं लगे, जो लोग बेनिफिशियरी नहीं थे वो लग गए।
किसके कारण? सरकार के कारण। सरकार। धक्के कौन खा रहे हैं? कैंडिडेट। कोई किसी वकील को पैसे दे रहा है, वो किसी वकील को पैसे दे रहा है, मुझे बताओ किसका कसूर है? ना मेरा ना आपका, किसका? कमीशन का। क्यों? किसके दबाव में? सरकार के। भाजपा ने इस कमीशन के ऊपर दबाव डाला, कमीशन ने उठा करके रिजल्ट निकाल दिया अफरा तफरी में, वो अभी तक कोर्टों के अंदर अटके हुए हैं। तो 1500 लोगों का मतलब लगभग 10% ऑफ टोटल रिक्रूटमेंट, यही हुआ। ठीक बात है। अब 10% आपने कंफ्यूजन में डाल दिए। अब इसके अंदर कंट्रोवर्सी नंबर 2, जो कि अभी बहुत जल्दी सेटल होने वाली है, मैं आपको बता दूं, उस मामले का किस रुख में जाएगी वो मुझे नहीं पता। उसमें मेरा एक मामला है, आप आंसर की जो है किसी भी जगह पे, ठीक है, उसको किस प्रकार से बनाते हैं, आपकी ड्यूटी है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों को इस प्रकार से फ्रेम किया जाए कि वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। अब कमीशन महापुरुष इतने बड़े, मेरे को समझ में नहीं आते कि इनके पास में इतने महापुरुष आदमी आते कहां से हैं। इनके एग्जामिनर ने क्वेश्चन लेकर के आया जिसमें कि लिखा हुआ कि वी के बाद में हैज आएगा या हैव आएगा, यानी एक वचन या बहुवचन। कोई 5वीं का बच्चा भी बता देगा वी के बाद हैव यूज होता है। अब ये इतने गजब के इंसान है, वी के बाद हैज यूज करके रिजल्ट निकाल दिया। इन्होंने कहा अब पिछले 4 साल से, सभी लोग नोट करें जो भी देखेंगे इसके, पिछले 4 साल से हाई कोर्ट में कमीशन केवल इस चीज के लिए लड़ रहा है कि वी के बाद हैव नहीं हैज लगेगा। मुझे बता दो कि कैसे लड़ सकता है कमीशन। चलो, अब वो 2 नंबर का डिफरेंस आ गया जगदीश जी। अब मुझे बताइए कि वो 2 नंबर जिन लोगों को गलत मिले हैं और वो सेलेक्ट लिस्ट के अंदर आ गए, क्या ये तय नहीं है कि वो सब लोग अब 4 या 5 साल के बाद में नौकरी से हटेंगे? क्या ये तय नहीं है? और कुछ लोग जो कि हैज और हैव के इस चक्कर के अंदर अभी तक कोर्ट के अंदर धक्के खा रहे हैं, जो कि लास्ट मेरिट पे 1 या 1.5 नंबर पीछे हैं, जो कि लोग 2 नंबर जंप करते ही सिलेक्ट जोन में आ जाएंगे। अब वो लोग बेचारे 5 साल से कोर्ट के अंदर जो लड़ रहे हैं, उनका क्या कसूर है मुझे बताओ। 50 से ऊपर पिटीशन हाई कोर्ट में केवल इस हैज और हैव के अंदर पेंडिंग है। मेरे को ये बता दो कौन सा इनका पढ़ा लिखा हुआ एग्जामिनर है जो इतनी शानदार चीज कर सकता है? कोई भी बच्चा बता देगा वी के बाद हैव लगता है। इसे प्लूरल बहुवचन है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं बहुवचन। इतनी तो नहीं है आप नहीं है ना। कमीशन कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रहा है कि जी हमने डिसीजन ले लिया, ये सही है। और पिछले 2 साल से, नोट करें, पिछले 2 साल से कोर्ट ने कमीशन से ये मांगा है कि एग्जामिनर की रिपोर्ट लेकर के आए, ओपिनियन लेकर के आओ कि किस महापुरुष ने हैज को हैव किया, हैव को हैज किया है। 2 साल से कमीशन जो है कोर्ट के अंदर रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा। कब तक भागेगा? वो 2-3 लाख रुपए फाइन का इंतजार कर रहे हो। 2-3 लाख आपने लगवा दिया फाइन? बिल्कुल लगवाया, वो अलग मामला है हरियाणा पुलिस का। हाँ, मैं उस पर वहां पे भी रिकॉर्ड इन्होंने पेश नहीं किया था। 2 साल से कौन सा रिकॉर्ड है वो? किस टाइप का रिकॉर्ड है जो आप मांगते हो या जज साहब मांगते हैं? देखो, जहां पर एक कैंडिडेट कोर्ट, एक, अब मैं बताता हूँ, हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हैं 2018 हरियाणा पुलिस की भर्ती मैं आपको बताता हूँ। जब ये यहाँ पे स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट हुई थी तो दाऊद देवीलाल स्टेडियम में हुई थी 2019 के अंदर। फरवरी के अंदर रिजल्ट आया था, जनवरी उसके अंदर रिजल्ट आया था मार्च के अंदर। ठीक है जी। तो उस समय पे स्क्रूटनी हुई थी फरवरी के आखिरी वीक में। उस स्क्रूटनी के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, फादरलेस के कुछ बच्चे थे जिनको नंबर नहीं दिए, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको इन्होंने नंबर दे दिए। मैं आपको फादरलेस की कैटेगरी बताता हूँ। 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी रूल्स के अंदर। जब इन्होंने 2016 के अंदर तो इंटरव्यू को अबॉलिश कर दिया, तो इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेकर के आई थी। हाँ, सीओडी का हटा दिया था। उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि वे 5 नंबर तो आप देंगे किसको, जो कि फादरलेस है, जिनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, जो कि एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। यानी कि बच्चे की उम्र 15 साल से नीचे रही हो, या फिर जब पिता की डेथ हुई है उसमें पिता की उम्र 43 साल से नीचे रही हो। इन दोनों कंडीशन में बच्चे को 5 नंबर का बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि एक विधवा के लिए अपने बच्चे को पालना बहुत मुश्किल, बड़ा टिपिकल। आपको ध्यान होगा, आप वीडियो निकाल लीजिएगा। मुख्यमंत्री ने बाकायदा विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर ये जानकारी दी थी कि हम विधवा और विधवा के बच्चों को 5 नंबर का बेनिफिट देने जा रहे हैं जी। ठीक है, तो इन्होंने अमेंड कर दिया रूल, लेकिन रूल में महापुरुषों ने फादरलेस वर्ड ना डाल करके ऑर्फन वर्ड डाल दिया। अब ऑर्फन का मतलब तो अनाथ होता है, अनाथ होता है, ठीक है, या फिर अनाथ ना हो, जिसके माँ बाप पता ही ना हो, अनाथ से तो ये है। दो अलग अलग डिक्शनरी डेफिनेशन होती है जी। अब मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं कि जी हम तो विधवा और विधवा के बच्चों को बेनिफिट देने जा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट किसको दिया, ऑर्फन वर्ड उसके अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ, ऑर्फन की डेफिनेशन के ऊपर इन महापुरुषों ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी में लगभग
1500 लोगों को बेनिफिट दे दिया, जिसमें से 700 750 बच्चे अल्टीमेटली सेलेक्टेड है आज भी और वर्क कर रहे हैं, जिनकी माँ जीवित है लेकिन जिनके पिता की मृत्यु हो गई। उसको ऑर्फन उसी कैटेगरी के लोगों को हरियाणा पुलिस के अंदर इन्होंने बेनिफिट नहीं दिया, जिनकी कुछ लोगों को पिक एंड चूज था। कुछ लोगों को तो अपनी मर्जी से इन्होंने नंबर दे दिए, कुछ लोगों को इन्होंने नंबर नहीं दिए। ओके, यानी कि बेसिकली पर्ची और खर्ची, जिसकी चली गई उनको तो नंबर मिल गए, जिनकी नहीं गई उनको नंबर नहीं। सच में पर्ची खर्ची 1000 खत्म हुई नहीं है? नहीं, छोड़िए बात को। पर्ची खर्ची अब तो टैची का जमाना है, गया हो तो तभी तो कह रहे हैं हमने पर्ची खर्ची खत्म कर दी। उसकी जगह ये नहीं बताते कि अटैची लागू कर दी उसकी जगह, अब अटैची चलती है, पहले खर्चियां और पर्ची चलती थी। ठीक है ना। हाँ, तो ये बात बता रहा हूं मैं आपको कि आपने क्या किया, आपने ये किया कि भाई आपने कुछ लोगों को तो बेनिफिट दे दिया, कुछ को नहीं दिया। अब मेरा घर जो है वो उसके बिल्कुल पास है स्टेडियम के, मैं जहाँ पे बैठा हूँ आप स्टेडियम से केवल 1.5 किलोमीटर दूर पे हूँ। एक बच्चे ने, किसी ने फोन कर दिया कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है, आ जाओ। मैंने कहा भी आ जाओ। इसी ऑफिस में बैठा था, यही बच्चे आ गए, कम से कम एक नहीं आधे 50-60। इसी ऑफिस में बाहर तक लाइन लगी, बोले जी ऐसे ऐसे हुआ, कोई रो रहा है, कोई बेकार है जी, हमको नंबर नहीं दिए जी, हमको उन्हीं बच्चों को ग्रुप डी में नंबर दे रखे हैं, उन्हीं बच्चों को हरियाणा पुलिस में नंबर नहीं दिए कि जी जब तुम ग्रुप डी के अंदर थे तब तो तुमको हम नहीं दिखे, अब तुमको ये दिख रहा है कि जी अरे क्राइटेरिया सेम है महापुरुष, ग्रुप डी और ग्रुप सी का क्राइटेरिया इज सेम, ग्रुप डी और ग्रुप सी, यही क्राइटेरिया हरियाणा पुलिस का, सेम क्राइटेरिया के ऊपर सेम बच्चे को ग्रुप डी में बेनिफिट दिया और सेम बच्चे को हरियाणा पुलिस में बेनिफिट नहीं दिया। ये इन महापुरुषों ने कारस्तानी करी। वो मामला कोर्ट के अंदर गया, तो कोर्ट ने नोटिस करके इनको कहा कि भी रिकॉर्ड लेकर के आओ, रिकॉर्ड पेश करो। 2020 में, फरवरी 2020 में ऑर्डर पास हुआ था। यही शायद 25 या 26 फरवरी के आसपास की डेट रही होगी, मैं एग्जैक्ट आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फरवरी 2020 का ऑर्डर। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। 2020 फरवरी से आज क्या आ गया आपका मार्च 2023, अभी तक इन्होंने कोर्ट में रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया था। क्या हुआ, अभी डेट जो है, अभी फरवरी के एंड में जो है कमीशन को अल्टीमेट एक फाइनल वार्निंग दी गई थी, डेट्स में आप रिकंसाइल कर लेंगे, मतलब फरवरी में। हाँ, फरवरी में एक वार्निंग दी गई कि भी आप रिकॉर्ड लेकर के आइए चेक कराने के लिए कि भी आपने ग्रुप डी के अंदर और इसमें हरियाणा पुलिस में ये बेनिफिट दिया है या नहीं दिया है। तो कमीशन ने कहा एफिडेविट फाइल करके कि हमने किसी को बेनिफिट नहीं दिया, जबकि हमें पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपने निजी स्रोत से जांच करवा चुका था कि 200 से ऊपर के रोल नंबर तो मैंने कोर्ट में बाकायदा दिए हुए थे। हालांकि कोर्ट ने वार्निंग दी, उसके बाद भी मना कर दिया, रिकॉर्ड नहीं लेकर के आए, बोले जी हमारे पास में रिकॉर्ड मिल नहीं रहा, हमारा गुम हो गया, रिकॉर्ड गुम हो गया, ऑफिशियल बोला है कोर्ट में कमीशन। चलो कोई बात नहीं, कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन और सेक्रेटरी आ जाओ भाई, बुलाया कि भी इनसे पूछेंगे भी रिकॉर्ड गुम हो गया तो कैसे हो गया। अब चेयरमैन साहब नहीं आए, चेयरमैन साहब व्यस्त आदमी है बहुत ज्यादा, तो नहीं आए भाई, व्यस्त है तो अब क्या करें। चेयरमैन साहब तो कोर्ट को सलाह देते हुए, मेरे फेवरेट है सर। हाँ, तभी तो कोर्ट को सलाह देते हुए दिखते हैं वो। आपका एक वीडियो था शायद, आई थिंक मैंने सुना था, उसमें कोर्ट को बड़ी बड़ी सलाहें दे रहे थे कि कोर्ट को ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए जी। ठीक है ना, तो अच्छी चीज है वो, बड़ी बहुत अच्छी चीज है वो। तो मैं कहता हूँ कि आपके काम आएगी क्या वो वीडियो? नहीं, मेरे काम आए ना आए, मेरे काम नहीं आएगी, मैं डिलीट कर दूंगा सर उसे। मेरा कोई मतलब नहीं है उस चीज से। वो तो देखो, जो व्यक्ति ने बोला है वो तो उस व्यक्ति के लिए, वो उनकी मंशा वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है चेयरमैन से। क्या इस टाइप की कोई वीडियो कोर्ट में पेश तो नहीं होगी ना? हम क्यों, हम कौन होते हैं पेश करने वाले, हमारे को कोई लेना देना नहीं जी। ठीक है, और ये कोर्ट की कार्रवाई कोई वीडियो और उसके ऊपर नहीं होती है। ओके, करेक्ट, कोर्ट की कार्रवाई तो डॉक्यूमेंट के ऊपर होती है, हमने डॉक्यूमेंट देखने हैं। तो चेयरमैन साहब नहीं आए, मुद्दे की बात। अब नहीं आए तो चेयरमैन साहब, हमारे जो सेक्रेटरी साहब कहते हैं मैं वहीं कोर्ट में मौजूद था, बोले जी बिजी हैं, किसी कॉन्फिडेंशियल काम के लिए बाहर गए हैं। कोर्ट के अंदर आपकी पेशी है, कॉन्फिडेंशियल काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ गया उसी दिन जिस दिन कोर्ट ने आपको बुलाया, रिकॉर्ड फिर भी नहीं लेके आए। ठीक है, समझिए बात। ठीक है, ठीक है, दाल में काला है मतलब। हाँ, दाल काला थे। 2 लाख रुपए फाइन लगाया गया। अच्छा, उसी दिन, क्योंकि चेयरमैन को किसी कॉन्फिडेंशियल काम के लिए जाना था। खैर, रिकॉर्ड आ गया जी। अभी जो रिकॉर्ड गुम हो रखा था वो रिकॉर्ड आ गया, आना तो था ही। और ये भी मैं मीडिया का रेफरेंस से बता रहा हूँ, चेयरमैन आपके जो फेवरेट चेयरमैन साहब ने एक अखबार को बकायदा साक्षात्कार दिया, उसमें चेयरमैन साहब ने कहा कि जी रिकॉर्ड तो हमारे पास हमेशा ही था, पता नहीं किसने जाकर के कोर्ट में बोल दिया कि जी रिकॉर्ड नहीं है। ये आपके चेयरमैन साहब ने कहा है किसी उसमें, दैनिक सवेरा में सुरेंद्र धीमान जी को, डॉक्टर साहब को,
इंटरव्यू दिया है, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखित में कोट कर रखा है कि जी रिकॉर्ड तो हमारे पास में सारा था, ये तो पता नहीं किसने दिया, हमने उस एडीए को हटा दिया। अरे भाई रिकॉर्ड तुम्हारा, सारा सिस्टम तुम्हारा, तुमको पता नहीं है। ये लोगों को, जनता को इतना बेवकूफ मानते हैं। जिस तरह पहले इन्होंने ये किया था, एक मूर्खता करी थी, कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देके कहा था कि अगर हरियाणा पुलिस का रिजल्ट हमने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। लिखित में कहा है, पीडीएफ को डाल दिया, पीडीएफ को डाल दिया अगर हरियाणा पुलिस की को, तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। 5-10 MB की होती होगी मेरे ख्याल से, मुश्किल से 10 MB की, 10 MB की पीडीएफ से वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। ऑफिशियल वर्जन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, ऑर्डर के अंदर पढ़िए। कोर्ट ने उसको कहा कि भी एक ऐसी कौन सी वेबसाइट है तुम्हारी, सारे हरियाणा का डाटा तुम्हारे पास लाखों कैंडिडेट्स का वेबसाइट पे पड़ा है, उससे वेबसाइट नहीं क्रैश होती, 10 MB से तुम्हारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। सीधी बात है, कमीशन कभी भी नहीं चाहता था कि रिजल्ट जनता के सामने आए, क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर लगभग 500 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नो गवर्नमेंट जॉब के गलत बेनिफिट ले रखा है, और इस रिजल्ट में ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ और पिता दोनों जिंदा हैं, जिन्होंने फेक बेनिफिट लिख करके लिया और उनको बाकायदा वो बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं, इसमें से भी है। खैर मुद्दा थोड़ा सा आगे गया तो क्या हुआ कि कोर्ट ने रिकॉर्ड निकलवाया, रिकॉर्ड में पहला ही फार्म ऐसा आ गया जिसमें नंबर दे रखे थे। अब कमीशन का झूठ धराशायी, कमीशन में एफिडेविट पे बोल रहे जी हमने तो नंबर दिया नहीं, कोर्ट के सामने जैसे रिकॉर्ड खुला, कोर्ट के ऑर्डर के अंदर है कि जी जो फॉर्म मंगाया उसी फॉर्म के अंदर नंबर दिए हुए, दैट वाज सफिशिएंट टू से कि भी गड़बड़ है। फिर कोर्ट ने कमीशन को कहा कि आप लिस्ट पेश करो कि आपने कितने लोगों को नंबर दिए। फिर इन्होंने एक ग्राफ सा दे दिया, टेबल दे दी, टेबल फॉर्मेट में। उन्होंने कहा जी ये टेबल फॉर्मेट का क्या मतलब है, कोर्ट ने कहा कि आप बाकायदा रोल नंबर वाइज लिस्ट दीजिए। रोल में लिस्ट आई तो मैं बिल्कुल क्लियर था कि भी इसके अंदर भी कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है, हम बिल्कुल जानते थे। हम कम से कम उसमें 52 केस हैं, 52 केस है, मैं आपको बता दूं उसके अंदर भी बहुत बड़ा मामला है, वो एक छोटा मामला नहीं है। क्योंकि लगभग 500-600 बच्चों को बेनिफिट इन्होंने दरकिनार किया है, साइडलाइन किया है, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए। उसमें से लगभग मान करके चल रहा हूँ मैं 200 से 250 बच्चों को नौकरी मिलेगी। और सरकार चाहती है तो दे देती, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी, सरकार चाहती है तो दे देती, क्योंकि पोस्ट खाली पड़ी है। अरे IRB में भी खाली पड़ी, आज भी 550 पोस्ट पुरानी भर्ती की खाली पड़ी है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि आप ये कहते हो कि हम नौकरी देना चाहते हो, तो इनको नौकरी देने से दिक्कत क्या है। कमीशन ने कोर्ट में जाकर के कहा हम किसी को भी नौकरी नहीं देंगे, हम तो जो लगे हुए उनको भी हटाएंगे। अरे भाई तुमको हटाने की मांग किसने करी है, ना मैंने मांग करी ना किसी और वकील ने करी। हम कोर्ट में कहते थे, हमने कहा, मैं कोर्ट में था कि जी हमने हटाने की मांग नहीं करी इस कोर्ट से, हमने ये कहा है जी जो उनको बेनिफिट दिया बिल्कुल ठीक दिया, हमको दे दो भाई। यही बेनिफिट आपने ग्रुप डी में दिया, यही बेनिफिट आप हमारे को हरियाणा पुलिस में दे दोगे तो कोई दिक्कत है कि? ठीक बात है। आप चेयरमैन साहब से पूछना कि जी ग्रुप डी में दे दिया, इसमें क्यों नहीं दिया, उनको इसका जवाब बनता है कोर्ट के अंदर भी, जनता के सामने भी। क्या उसमें फादरलेस ऑर्फन की डेफिनेशन बदल गई, यहाँ पे बदल गई? या तो वहां पे आपने अपने मनमर्जी के बंदों को लगाया था, ये यहाँ पे आपने अपने मनमर्जी के बंदों को लगाया। एक तो है, एक तो गलत, एक तो चीज गलत है, एक तो गलत। या तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी में गलत है, या फिर हरियाणा पुलिस में गलत है। एक जगह तो दोनों जगह तो सही नहीं हो सकता, दोनों जगह सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक जगह नंबर दिए, एक जगह नंबर नहीं दिए। खैर एनीवे, हमने कोर्ट में कहा कि जी हम तो हमारे बंदों को लगवाना चाहते हैं, हम किसी का हटवाने के ना हमारे कल मंशा थी ना आज है, हमारे बंदों को नौकरी दे दें, हम बाहर पोस्टें आपके पास में पड़ी है। आज भी हरियाणा पुलिस की तो पता नहीं कितनी पोस्टें पड़ी हुई है, पता नहीं कितनी पोस्टें, 40% तो आज भी महकमा खाली पड़ा है। जितनों को चाहिए नौकरी दे दे, लेकिन हेकड़ी भी तो दिखानी है ना कोर्ट के। ईगो प्रॉब्लम। खैर उस ईगो प्रॉब्लम के कारण इन्होंने महापुरुषों ने कहा जी हमने तो बिल्कुल जो है ना ये बंदों का हमने ये लिस्ट बना ली, हमको पता था ये लिस्ट झूठी है जी। हमने कोर्ट में कहा जी रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करने का हमको राइट दे दो जी, हम चेक करेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, सारा रिकॉर्ड विजिलेंस में, 201 बक्सों के अंदर रिकॉर्ड सारा का सारा विजिलेंस में, सील उसमें चला गया। 3 वकीलों को उसको इंस्पेक्ट करने का राइट मिला, उनमें से एक मैं लकी वकील में भी था, उन 3 वकील जिनको राइट मिला। हमने 4 दिन लग करके वो रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करके एक रिपोर्ट कोर्ट में पिछली डेट पे पेश करी। पिछली डेट क्या थी? 27/3 को हमने कोर्ट में पेश करी। उस रिपोर्ट को मैं आपको भी शेयर करूंगा, आप देखेंगे जिन लोगों ने नंबर मांगे नहीं है उनको नंबर दिए। भाई मैंने नंबर मांगे नहीं है, नंबर मेरे को मिल गए, दिए। मांगे नहीं मैंने, मैं क्लेम ही नहीं कर रहा, उस बच्चे का तो वैसे ही कोई कसूर नहीं है। भाई जगदीप जी, अगर आप किसी नंबर को क्लेम नहीं कर रहे और आपको नंबर दे दिया जाए तो आपका तो कसूर नहीं है। ठीक बात है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बंदे निकाल दिए हमने।
हमने ऐसे बहुत सारे बंदे निकाल दिए जहाँ पे आपने स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर वो करी हुई है, कटिंग करी हुई है। कई जगह स्क्रूटनी फॉर्म पढ़ रखा है, कई जगह एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ रखा है, कई जगह सर्टिफिकेट पढ़ रखे हैं। ऐसे ऐसे बंदों को नंबर दिए हुए हैं। आप देख करके आपको हंसी आएगी और आपको गुस्सा आएगा कि भाई कमीशन ने किया क्या हुआ। एनीवे हमने खोजबीन के अंदर कम से कम 14-15 ऐसे रोल नंबर भी निकाल दिए जो कि कमीशन ने फिर भी अपने एफिडेविट में झूठे छिपाए, जिनको नंबर दिए। और बहुत सारे लोगों के तो फार्म ही गायब कर रखे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो हमारी रिपोर्ट में वो सब कुछ है। तो कोर्ट ने अब इसको कहा है सरकारी वकील को, डीएजी को, वो और हमारे सेक्रेटरी विराट साहब और उनके साथ में वो लोग मेरे को फोन करेंगे इसमें विजिलेंस में जाने से पहले, जिसको अब एंटी करप्शन ब्यूरो कहा जाता है, पहले वो विजिलेंस था। और जो है इसको इंस्पेक्ट करेंगे 7 अप्रैल से पहले रिकॉर्ड को, और फिर कोर्ट के अंदर उस रिकॉर्ड को पेश किया जाएगा, जो डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड है बेसिकली। और वो अगली डेट के ऊपर जो है कोर्ट के अंदर इस चीज के ऊपर फैसला लिया जाएगा। कब है डेट? अगली डेट 11 अप्रैल दोपहर को 2 बजे सुनवाई होगी इस मामले की। तो ये बहुत बड़ा दिन है फिर। बिल्कुल है, हरियाणा पुलिस की पुरानी भर्ती के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम तो क्या डे 1 से मेंटेन कर रहे हैं। क्या आप हमारी बात की भर्ती कैंसिल हो सकती है? मैं बता रहा हूँ, हम डे 1 से मेंटेन कर रहे हैं। आप हमारी बात तो कमीशन तक पहुंचाइए। हम डे 1 से इसी चीज की मांग कर रहे हैं सरकार से भी और कमीशन से भी कि हमारे बंदे हैं 100-150, इनको नौकरियां दे दो। लेकिन कमीशन डे 1 से ये मेंटेन कर रहा है कि जिनको लगा रखा है उनको हटाएंगे, आपको नौकरी नहीं देंगे। इतनी बड़ी हेकड़ी और इतनी बड़ी जिद के ऊपर है ये सरकार। ये ईगो प्रॉब्लम है। अब इस ईगो प्रॉब्लम का आप क्या करोगे? इससे नुकसान किसका होगा? बच्चों का। फायदा किसका होगा? सरकार को राजनीतिक फायदा कैसे? क्योंकि मेरे जैसे कुछ लोग बेचारे गरीब आदमी जाकर के फंस जाएंगे कि जी कांग्रेस वालों ने हटवाए। अरे भाई कांग्रेस वालों ने तो तुम्हारे खुद के कर्म है, इसमें कांग्रेस भाजपा कहां से आ गई? भाई मैं तो अपने क्लाइंट के लिए ड्यूटी कर रहा हूं, मैं तो कोर्ट के ऑफिसर ऑफ कोर्ट की ड्यूटी कर रहा हूं। अब कोर्ट ने मेरे को जाकर के कहा है कि जो तुम रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करके आओ, मैं तो झूठा रिकॉर्ड तो मैं तो नहीं दे सकता ना। ये तो कितने भी बेशरम हो सकते हैं, हम नहीं है। हम तो करेक्ट पिक्चर बताएंगे। और एक एक रोल नंबर की मैंने बाकायदा जानकारी दी हुई है। एक एक रोल नंबर में मैंने लिखा हुआ है बाकायदा कि इसके अंदर ये किया है इन्होंने, इसके अंदर ये किया है, इस फॉर्म में ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। हरियाणा से बाहर वाले को बेनिफिट दे रखा है नंबरों का। तो क्या भर्ती कैंसिल हो सकती है? पता नहीं, अगर बहुत भारी फर्जीवाड़ा कल को शामिल, क्योंकि एक तरफ तो एचएसएससी सरकार ये कहती है कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, उधर से आपने प्रूफ भी इकट्ठे कर रखे हैं। झूठ। किसी भी भर्ती में ऐसी नहीं है, हरियाणा पुलिस को छोड़ो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है पिछले 7-8 साल में जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। आप मुझे भर्ती का नाम बताइए, मैं बताता हूँ अभी आपको। किसी भी भर्ती पर पूछ सकते हैं आप में से। जो ये अभी हरियाणा पुलिस का ये जो मामला चला हुआ है अभी मेल फीमेल वाला 6600 का, इसमें भी कुछ आपको लग रहा है कि भी गड़बड़ हुई है, अटैची चली है? नहीं, श्योरली। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, मैं आपको कैंडिडेट का नंबर भी दे दूंगा, आप उससे वेरीफाई पर्सनली बात भी कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है? अटैचियां चली है इनमें? पर्ची मैं आपको नहीं, पर्ची खर्ची खत्म कर गई है, अटैची का जमाना है। अब अटैची का जमाना, महंगाई है तो अटैची का टाइम होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहते हैं मुख्यमंत्री, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पर्ची गई यानी कि अब किसी की सिफारिश पर नौकरी नहीं मिलती, खर्ची गई यानी कि छोटे मोटे चिल्लर में आप नौकरी नहीं लगा सकते, आपको अटैची लेके जानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस वो कुछ छिपा रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि पर्ची खर्ची की जगह अटैची शिफ्ट हो गई है। खैर जी, जो हरियाणा पुलिस की नई भर्ती है, क्योंकि मैं तो पहली बार हरियाणा पुलिस इसको लेके कवर करना मैंने आपको नई भर्ती की पहले भी एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी, लेकिन उससे एडिशनल कुछ 1-2 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जी। भाई तुमने नॉर्मलाइजेशन लगाया जी, तुमने परसेंटाइल मेथड लगाया जी, ठीक है? उस परसेंटाइल मेथड के अंदर आपने क्या किया कि भी पहले तो आपने भर्ती निकाल दी, एडवर्टीजमेंट निकाल दी, एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद लेटर स्टेज के ऊपर आपने परसेंटाइल के मेथड को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में जाने के बाद में आपने उसी परसेंटाइल मेथड को डिफेंड किया। ठीक है? और जब कोर्ट में इनकी खिंचाई हुई तो आपने ये कहा कि वो परसेंटाइल मेथड गलत है। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 3 स्टैंड हुए। एक, भाई मैंने परसेंटाइल मेथड लागू किया। ठीक है। 2, मैंने मेंटेन किया कि ये परसेंटाइल मेथड ठीक है। और 3, मैंने कोर्ट में एफिडेविट में ये कहा ऑन ओथ कि भी ये परसेंटाइल मेथड गलत है। जिस लागू किया पहले तो,
फिर मेंटेन किया कोर्ट में, मेंटेन किया भी, ये ठीक सही है, ठीक है, और उसके बाद में उसी मेथड को आपने गलत बोल दिया ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा कि जी हम इंट्रोड्यूस करते हैं परसेंटाइल मेथड की जगह इक्वी परसेंटाइल मेथड। ओके, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें माइनर से मैं डिफरेंस बता देता हूँ, परसेंटाइल कैसे वर्क करता है, इक्वी परसेंटाइल कैसे वर्क करता है। जी, परसेंटाइल इज ए स्कोर, जहां भी मल्टी शिफ्ट जो आपके एग्जाम होते हैं उसके अंदर जो है आप जो है उसके अंदर स्कोर को नॉर्मलाइज करके आप उसमें मार्क्स को स्कोर में कन्वर्ट करते हैं और उस स्कोर को लेकर के आते हैं, तो उसमें यह माना जाता है कि मल्टी शिफ्ट वाले बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होता। कारण क्या है कि मल्टी शिफ्ट के अंदर जो है ना आपका जो पैटर्न जो होता है और आपका जो क्वेश्चन की जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसकी मुश्किल और आसान हो सकते हैं, किसी में कुछ किसी शिफ्ट में कोई आसान हो सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसी शिफ्ट है जहाँ पे कि क्वेश्चन ज्यादा टफ आ गया तो उस शिफ्ट वालों के साथ में अन्याय होगा, क्योंकि उस शिफ्ट के बच्चे जो है सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ठीक था वैसे। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस परसेंटाइल इज अ गुड मेथड फॉर डिक्लेरेशन रिजल्ट, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि आपकी क्लर्क की भर्ती के अंदर 2015 वाले के अंदर 2017 में मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी कि भी आप नॉर्मलाइजेशन करिए, मल्टी शिफ्ट में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उस भर्ती के अंदर आज भी मुझे याद है कि 6 टोटल शिफ्ट थी, एक शिफ्ट के 40% बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं और बाकी 5 शिफ्ट के 60% है। इसका मतलब क्लियर ये हुआ या तो उस शिफ्ट के अंदर पेपर लीक हुआ है या फिर उस शिफ्ट के अंदर पेपर आसान क्वेश्चन बहुत आसान था जी। बोथ कंडीशंस में बाकी शिफ्टों के साथ में बड़ा भारी अन्याय किया गया इस सरकार के द्वारा। उस केस में सरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको कहोगे तो रिकॉर्ड निकाल के दे दूंगा, लिखित में रिप्लाई फाइल करी कि हम परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, ना ही करेंगे। और इसके हाँ तब आज आप कह रहे हैं कि हम तो जी परसेंटाइल करेंगे, चलो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन महापुरुषों को ये नहीं पता कि भी हरियाणा के अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया लागू है, जिसमें आप 5 नंबर देते हैं फादरलेस को, जिसमें आप 5 नंबर देते हैं डिमोनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब्स को, जिसमें आप 5 नंबर देते हैं नो गवर्नमेंट जॉब को, जिसमें आप 4 नंबर देते हैं क्या कहते हैं डिग्री को, और 3 नंबर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को, जो हरियाणा पुलिस के अंदर जो मेथड। यानी कि जो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया, मार्क्स आए जो, उसके अंदर आपने ये नंबर ऐड करने हैं और फिर आपने उस कैंडिडेट का अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट निकालना है। अब जो नॉर्मलाइजेशन होती है ना, वो होती है आपके क्वेश्चन पेपर के स्कोर पे, ना कि एडिशनल एडेंडम जो आपके जो नंबर होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। आपने क्वेश्चन पेपर के स्कोर को तो नॉर्मलाइज कर दिया, तो अब आप इन नंबरों को कैसे जोड़ोगे महापुरुषों? तुमने इस चीज का सोचा कभी? इन गधों ने, मैं गधे कहूंगा इनको, इन गधों ने उस नॉर्मलाइजेशन के स्कोर के अंदर उन नंबरों को जोड़ दिया। अब नॉर्मलाइजेशन में ये नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है, मान लीजिए कि लेटर सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट किसी बंदे के 100 में से 70 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज स्कोर उसका 70 की जगह 99 हो सकता है, 99 तक चला जाएगा, क्योंकि वो रैंकिंग है, वो स्कोर है ना कि मार्क्स है, करेक्ट। 99 पॉइंट डेसिमल्स के अंदर चला जाएगा, 98 पॉइंट डेसिमल्स में चला जाएगा, 97 पॉइंट डेसिमल्स में चला जाएगा। मान लो किसी 90 नंबर का पेपर है, उसके अपनी मेहनत से तो 89 नंबर आ गए, 88 आ गए, 85 आ गए, और जो उसके और जो नंबर है 5 नंबर बाप के, 5 नंबर उसके, 5 कैटेगरी के जनरल के है या ओबीसी का, इस तरीके अगर 12 नंबर मिल गए तो उसको तो चला जाएगा, ठीक है वो तो फिर हाँ वो करेक्ट है, ओके, टू दैट रिस्पेक्ट वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्कोर के अंदर मार्क्स जोड़ दिए, स्कोर में मार्क्स जोड़ दिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज स्कोर नॉट मार्क्स, ठीक है, ठीक है जी। मार्क्स के अंदर मार्क्स जोड़ते तो करेक्ट था, किसी को कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं होती, लेकिन स्कोर के अंदर मार्क्स नहीं जोड़ सकते आप, इन्होंने जोड़े। अब वो रिजल्ट क्या हुआ, 100 नंबर में से 108 नंबर। अभी 100 में से 108 कैसे आ सकते हैं बताओ मेरे को? अब जैसे ही आया तो कम से कम 1000 एप्लीकेशंस पहुंच गई फीमेल कांस्टेबल की, क्योंकि इन्होंने फीमेल का रिजल्ट पहले निकाला था, मेल का नहीं निकाला था। फीमेल कांस्टेबल की 1000 से ऊपर एप्लीकेशंस कमीशन के पास में पहुंच गई, था भर के कि जी इतने कैसे दे सकते हो आप, ये तो बता दो कि क्या इसका मतलब तो यही हुआ कि जिस व्यक्ति के पास में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है वो कभी भी हरियाणा में नौकरी नहीं लग सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि अब अगर आपके पास में क्राइटेरिया नहीं है तो आप तो 99 पॉइंट समथिंग के फिर में रुक जाओगे, चाहे आप उस एग्जाम के टॉपर हो फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो रहने के चांस है, फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे क्योंकि आपके पास में सोशल इकोनॉमिक। लेकिन ये बेसिकली इन्होंने गलती करी थी, इन्होंने मार्क्स स्कोर के अंदर मार्क्स जोड़ दिए। इस गलती को कोर्ट में कमीशन ने तब माना जब हमने कोर्ट में केस डाला, इनकी खिंचाई की गई, कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा तीसरी चौथी डेट में, तब जाकर के आपने माना कि जी हमसे तो गलती हुई है, हम तो जी इस रिजल्ट को विड्रॉ कर रहे हैं। यही कारण है कि हरियाणा पुलिस का फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। वो टेलीग्राम के ग्रुप्स में तो घूमता रहा, लेकिन वेबसाइट से तुरंत रिमूव कर दिया गया क्योंकि इनसे बहुत बड़ी भारी गलती हुई थी। अब इन्होंने फिर ISI से पूछा कि जी आप ये बता दो जी हम ये करें क्या, हमारे पास तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं। अब इनको किसी ने सजेस्ट किया कि जी आप एक काम करो, जो है नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल की जगह इक्वी परसेंटाइल मेथड इस्तेमाल कर लो, उससे आपका रिजल्ट ओके आ जाएगा, उससे आपका रिजल्ट ओके आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ये है नंबर 2। अब हमारे चेयरमैन साहब से ये पूछना जरूरी है, बहुत जरूरी है, उनसे बस बोलना कह रहे जी फलाना भर्ती के अंदर इक्वी परसेंटाइल मेथड में लगा हुआ है जी, वो भी रोक दो, वो भी रोक दो, वो भी रोक दो। आपके चेयरमैन साहब इतने बड़े अनपढ़ हैं, अनपढ़ मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पढ़े लिखे होते तो इस तरह की बात नहीं करते। किसी भी भर्ती में सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है हरियाणा पुलिस के अलावा। जितनी भी बाहर की भर्तियों की आप बात करते हो, चाहे आप वहां की बात करते हो अपने सब इंस्पेक्टर की, यूपी की भर्ती जिसमें इक्वी परसेंटाइल मेथड लगा और सुप्रीम कोर्ट से जाकर के अपील्ड हुआ, किसी भी भर्ती के अंदर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है। वहां पे आपका सिलेक्शन आपके रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मार्क्स के बेस पे होता है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड में क्या होता है, पहले तो मार्क्स को स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर स्कोर को दोबारा मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। परसेंटाइल मेथड में तो स्कोर को केवल आप मार्क्स को स्कोर में कन्वर्ट करके छोड़ दिया, लेकिन इक्वी परसेंटाइल में उसमें रिवर्स होता है, उसको मार्क्स में करता है। उसमें क्या होता है कि एवरेज जो मार्क्स आते हैं ना मल्टी शिफ्ट के, सारों के लगभग बराबर हो जाते हैं। किसी का नंबर 8 नंबर बढ़ जाएंगे तो कोई इजी शिफ्ट भी होगा उसके 5 या 6 नंबर घट जाएंगे, फिर उसके अंदर आप मार्क्स को जोड़ सकते हो। ये कमीशन कोर्ट में मेंटेन कर रहा है कि जी इक्वी परसेंटाइल मेथड से हम मार्क्स को जोड़ सकते हैं, हम परसेंटाइल मेथड से मार्क्स को नहीं जोड़ पाएंगे। कि भाई तुमको पहले नहीं पता था इस चीज का, तुमने बड़ा बड़ा पब्लिक में, तो इस बात से कितने नंबरों का हेर फेर हुआ? 7 से 8 से 9 10 नंबर तक भी लोगों के कम हुए। खैर इसमें असली मुद्दा कहां पे आता है, इसमें इक्वी परसेंटाइल मेथड में आपको इसमें परसेंटाइल मेथड में नॉर्मलाइजेशन करने के लिए एक बेस शिफ्ट बनानी पड़ती है। मल्टी शिफ्ट पेपर है क्योंकि ये एक शिफ्ट को बेस लोगे, उस शिफ्ट के रिजल्ट के हिसाब से बाकी के रिजल्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। करेक्ट। अब जो है हरियाणा पुलिस के अंदर जो है पंजाब पुलिस रूल लागू होते हैं। पंजाब पुलिस रूल के अंदर आपको मैं बता दूं कि उसमें ऑलरेडी क्राइटेरिया डिफाइंड है। ठीक है, कि भी आपने किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछने हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछने हैं, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से पेपर डिजाइन होता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग हरियाणा पुलिस के अंदर मल्टी शिफ्ट में जो है पेपर टफ या आसान नहीं हो सकता। उसका क्राइटेरिया ऑलरेडी हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस रूल्स में ऑलरेडी डिफाइंड है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से पेपर बनते हैं। तो हमने कोर्ट में मेंटेन किया कि गुरुजी ये तो पेपर सारे एक जैसे हैं, आप इसमें से बेस शिफ्ट आपने कौन सी उठाई, और आपको बेस शिफ्ट उठाने का क्राइटेरिया क्या है। फिर अब कमीशन फिर जाकर के फंस गया। आप ना तो कमीशन को ये पता कीजिए आपके पास में क्राइटेरिया क्या है, ना तो आपको क्राइटेरिया पता, ना इनको कुछ पता। तो वो सारे के सारे पेपर भेज दिए कि जी आप जाकर के चेक कराओ सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। हालांकि उस रिपोर्ट को जो है ना अभी तक मैंने देखा नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि 2-3 डेट पे मैं जा नहीं पाया था। ठीक है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन उस क्राइटेरिया उसके अंदर मेरे पास में बिल्कुल क्लियर नॉलेज है कि भी उसमें जो है रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि सभी की सभी शिफ्ट्स के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के लेवल एक जैसे थे, किसी को टफ या किसी को आसान नहीं कहा जा सकता। जब एक जैसे थे तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है भाई आपको, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैन ओनली बी अप्लाइड कहां पे, जहां पे की क्वेश्चन पेपर के अंदर लेवल में डिफरेंस हो, ताकि दूसरे शिफ्ट वाले बच्चों के साथ अन्याय ना हो। भाई तुमने कौन सा अन्याय कर दिया, चलिए ये आपकी बात को बड़ी करते हैं।
कमीशन की बात को, मतलब आपकी नहीं, कमीशन की बात को बड़ी करते हैं कि जी हमने तो जी नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा, एक पर्टिकुलर शिफ्ट का जो पेपर आसान था, चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, मैं आपको एक ऐसा कैंडिडेट का नंबर दूंगा, क्योंकि जिस कैंडिडेट जो इसमें नॉर्मलाइजेशन में जो बेस शिफ्ट होती है ना जी, उसके नंबर कम या ज्यादा कभी भी नहीं होते हैं, वो फिक्स है। हाँ, अदर के उसके हिसाब से बढ़ते हैं या घटते। ठीक है। तो एक शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें नंबर ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे। मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट का नंबर दूंगा जो उस शिफ्ट के अंदर है, ओके। फोन नंबर दूंगा जो उस शिफ्ट के अंदर है, उसके नंबर नहीं बढ़े, लेकिन एक बंदा उससे नीचे था जो कि उसी शिफ्ट के अंदर है, उसके 8 नंबर बढ़ा दिए इन्होंने। मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहता हूं कि आपने नॉर्मलाइजेशन में फॉर्मूला बेस्ड काम किया है तो ये कैसे हुआ? तो ये मामला वहां पे फिर फंसा है। 100% करप्शन हुआ है, 100% फर्जीवाड़ा हुआ है। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भी इन्होंने अपने फेवरेट्स को कहीं ना कहीं बीच के अंदर एडजस्ट किया हुआ है, और इसी कारण से फिर ये मामला आगे जाकर के फंसेगा, क्योंकि रोल नंबर तो हमको मिल गया, वो मिल गया तो वो कोर्ट के अंदर भी जाएगा, और कोर्ट के अंदर जाएगा तो वो रोल नंबर जब कोर्ट मंगाएगी कि सेम शिफ्ट के 2 बंदों में एक बंदे के नंबर बढ़ गए, दूसरे के कैसे नहीं बढ़े भाई? बढ़ाने तो या तो दोनों के बढ़ेंगे या दोनों के नहीं बढ़ेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ कि एक के घट गए एक के बराबर है? एक ही शिफ्ट में ऐसा हो रखा है, एक नहीं कम से कम 40 रोल नंबर कोर्ट में दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कम से कम 40 रोल नंबर है कोर्ट के अंदर, जिसमें लोगों के ना एक ही शिफ्ट के अंदर किसी के घटे हैं तो किसी के बढ़े हैं। कैसे कैसे ये कौन सा फॉर्मूला इन्होंने लगाया? तो कमीशन उस अपने इक्वी परसेंटाइल मेथड को भी डिफेंड करने में असमर्थ है, इसी कारण से ये भर्ती फंसी हुई है। अब इन महापुरुषों को ये समझाए कि तुम यार फॉर्मूला करेक्ट करके रिजल्ट निकाल दो ना, हेकड़ी और जानबूझ करके झूठे प्रचार के चक्कर में आप क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? तो इनसे कौन पूछेगा बताओ? सिंपल, प्रचार के चक्कर में आप क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? तो इनसे कौन पूछेगा बताओ? सिंपल। भाई जब तक मैं रविंद्र जी से नहीं मिला था तब तक तो मामला यही था कि भाई विपक्ष के हैं, कांग्रेस में हैं तो आवाज तो उठाएंगे, विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे। लेकिन जब इतनी ब्लंडर सामने में, इतनी मिस्टेक सामने में है, तो भाई चाहे कोई भी हो, मामला तो गड़बड़ में है। एक चीज और बताता हूँ जी सर। एक चीज, एक आपको ना सोशो, आपको जनता की उसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा जी, 2 क्वेश्चन जी। सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये करते हैं आंसर कीज के अंदर, आंसर की के अंदर। सर वहां पे इतनी तो ना करो, क्योंकि वीडियो बनती है, अंगूठा लगता है। आंसर की के अंदर भाई, आंसर ओएमआर शीट नहीं, आंसर की। आंसर की मतलब क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, जो आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछते हो उसका उत्तर क्या है। जैसे मैं आपको आई वी और हैज और हैव वाला बता रहा था, वैसे जी सोशल एंड पंचायत ऑफिसर का एग्जाम हुआ था SCPO का, उसका रिजल्ट आ चुका है जी। उसमें कोई स्टे वगैरह नहीं था। उसमें एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर वो भर्ती फंसेगी, आज नहीं फंसेगी कल को फंसेगी। उसमें यह था कि ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? आप बताओ कौन होता है? सरपंच। सरकार कहती है राष्ट्रपति, और पिछले 5 साल से सरकार कोर्ट में मेंटेन कर रही है जी ग्राम पंचायत का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ये हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब मुझे बताओ कि कौन सही और कौन गलत है? एक क्वेश्चन है ना। अब आपको जेई की भर्ती का एक क्वेश्चन बताता हूँ, जूनियर इंजीनियर की भर्ती। मुझसे तो ना पूछो, मैंने ज्ञान को नहीं। आप मुझे बताओ कि हरियाणा में आपने गंगा देखी है? हरियाणा में तो गंगा नहीं देखी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी कहता है कि हरियाणा के अंदर गंगा बहती है जेई की भर्ती में। चलो 1 मिनट के लिए रुको, आप मुझे ये बताइए कि मुरथल वाली जो यूनिवर्सिटी है, चौधरी छोटूराम जो यूनिवर्सिटी हमारी, डी क्रस्ट जी है, डी क्रस्ट है जो यूनिवर्सिटी है जी, वो कौन से जिले में है? ऑब्वियसली सोनीपत में ही है वो। सरकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहता है सिरसा में है, और वो मेंटेन कर रहा है पिछले 5 साल से सिरसा में है। अब मुझे बताओ मैं कोर्ट को सिरसा लेकर के जाऊं या सोनीपत लेके जाऊं? बताओ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा।
बिल्कुल भी। इस डफर ने भी इन सवलना का बेरा है। मैं तो बड़ा कितना डफर हूँ, कमाल हो गया। नूर 211 5 साल लड़के, एक मैंने रिजल्ट बदलवाया। मैं आपको फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की बताता हूँ। लोग आरोप तो लगाते हैं। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती 2018 की जनवरी में स्टे हुई थी। पता है किस चीज के ऊपर हुई थी? एक होता है, 2 मुहावरे होते हैं, एक होता है 9 और 2 11, एक होता है 1 और 1 11। 1 और 1 11 का मतलब भगना। एक और 1 11 का मतलब क्या होता है? 1 और 1 11 का मतलब यूनिटी टाइप कुछ है, संगठन में शक्ति। पर 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। कमीशन 5 साल कोर्ट में लड़ता रहा कि 9 और 2 11 का मतलब होता है संगठन में शक्ति, और 1 और 1 11 का मतलब होता है भगना। 5 साल वो भर्ती हरियाणा, अपनी पंजाब ने हरियाणा हाईकोर्ट में केवल इस चीज के ऊपर स्टे रही कि भी उसी भर्ती का एक और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। पूछो इन बड़े लिखों से, कली फूल में बदलती है, ठीक है। कमीशन कहता है कि टायर साइकिल में बदलता है। टायर बड़ा होके साइकिल बनता है। जैसे कमीशन कली एज होने के बाद में फूल बदल देती है। कमीशन ये कहता है कि टायर जो है वो साइकिल में बदलता है। भर्ती स्टे नहीं होंगी तो कैसे नहीं होंगी, मुझे ये बता दो। कहां से आते हैं ऐसे लोग? जब फनी वीडियो देखा था ऐसे डायलॉग सुना भाई। तो भाई ये देखो कितनी सारी भर्तियों में बात चल रही है, क्योंकि अगर आदमी कोई भी हर जगह घूमे, एक ही जगह न बैठने की बजाय, तो सच्चाई पता चल है या। ये तो भाई बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। ऐसा नहीं कि भाई उसको एक्सेप्ट कर ले, कोई एक्सेप्ट कर ले डिपार्टमेंट तो ठीक है जी, गलती होगी, बाय मिस्टेक होगी तो कर दे, ठीक है, लेकिन ना उसी के ऊपर जिद चलाए तो यो बड़का का नुकसान है। क्योंकि यो जिद तो नुकसान ही करा होगा, जिद में किसका फायदा होगा? तो सर यह जो हरियाणा पुलिस जो अब चल रही है 6600, इस पे तो नहीं कोई दोबारा कैंसिल तो नहीं हो जाएगा ना यार? देखिए भर्ती कोई भी हो कैंसिल नहीं होगी। एक तो मैं आपको क्लियर बता दूं, 2018 वाली भी नहीं होगी। रिजल्ट के अंदर रिवीजन पॉसिबल है, चाहे इस भर्ती में हो चाहे पिछली भर्ती में हो। चलो मैं आपसे एक बात पूछूं, अभी जो 6600 की भर्ती जो है, इसमें बहुत सारे बच्चे कहीं और लग गए, लगभग मान लो 4500 कहीं और ज्वाइन कर गए। बाकी के जो सीट बच गई, जो बच्चे आपके पास आए हैं, उनको भी सरकार कह दे चलो इनको भी ज्वाइन दे देते हैं हम। देते नहीं ना, दिलवा दो। अब तो सीट बची हुई है ना, अब तो देने दिलवाओ ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, दिलवाओ। एक को भी दिलवा दे, आप दिलवा दो तो मुझे बताइएगा। नहीं अगर दिलवा दे, जो आपका प्रश्न है ना उसी के ऊपर मैं उत्तर देता हूं। 2018-19 की जो भर्ती है ना अपनी हरियाणा पुलिस की, उसमें IRB एक कैटेगरी थी जी। IRB, हाँ मैं वीडियो बनाई उस पे, हाँ जी, इंडियन रिजर्व फोर्स। हाँ, 4 क्वेश्चन उसमें गलत थे तो उस पे मामला चला हुआ है। आंसर की के तो सभी भर्तियों पे चले हुए हैं, लेकिन उसमें 550 पोस्ट वैकेंट है। हाँ उसमें वैकेंट है। 2019 से कोर्ट में केस लड़ रहा हूं मैं, 550 पोस्टों को भरने के लिए तैयार नहीं है। उस 550 के अंदर सारे के सारे एडजस्ट हो जाते। करवा दो ना, आप नहीं करते, बोला नहीं, वेटिंग लिस्ट ही नहीं लगती पुलिस में। जबकि पुलिस में आपने मेल कांस्टेबल में वेटिंग लिस्ट लगा दी, आपने फीमेल कांस्टेबल में अपनी मर्जी से वेटिंग लिस्ट लगा। IRB में आप वेटिंग लिस्ट लगाने के लिए तैयार नहीं है, वेटिंग लिस्ट लगा दी आपने। वेटिंग लिस्ट भरने के बावजूद भी 550 पोस्टें खाली पड़ी है। बोले जी सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे। करा दो आप एडजस्ट, नहीं करते। 5 साल से लड़ रहे हैं बच्चे। आपको मैं बच्चों को कांटेक्ट देता हूं, उनसे बात करें आप जाकर के कि जी क्या वो सारे के सारे अपने केस उठाने के लिए तैयार है कि नहीं। मैं गारंटी देता हूं आज देख तो यार जो ये जो मामले चले हुए ना, ये सारे के सारे केस खत्म हो जाएंगे जी, ये कराते हो तो। लेकिन कौन नहीं करावे, यही तो इनकी समस्या है। कहीं ऐसा ना हो कि भी सरकार तो एग्री हो जाए, फिर कभी आपकी वो पे बात आ जाए ना भाई केस लंबा चलने दो, करवाओ तो सही। अगर आप चाहते हो ऐसा, भाई जितनी सीट बच रहे हैं उन पे उनको लगवा दो। है कितने ये तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन वाले मामले में पिटीशन है कितने बताओ भाई? 350 मेरे पास में है, 350 के आसपास पिटीशन मेरे पास में। 350, एक या दो नहीं है, 350 लोग हैं मेरे पास में। देखा है ना यो महापुरुष चेयरमैन बिलोनी किसने ठा के कोर्ट में केस गलवा दिए हैं। एक ऐसा भी इनका वीडियो था हमारे पढ़े लिखे चेयरमैन का। मेरा तो नहीं था, आपका नहीं था, किसी और का था।
कह दे जी मैंने किस किस से ठाके करवा दें कोर्ट में केस। 350 लोग तो मेरे पास हैं टोटल, मान करके 600 के आसपास पिटिशनर्स हैं हरियाणा पुलिस की नई भर्ती के अंदर जो कोर्ट के अंदर है। तो इतनी तो सीट है खाली, इतनी तो खाली है, करा दो। कौन नौकरी लगना चाहेगा? सही बात है। हम तो सारे लोग कोर्ट में हमारी नौकरी के लिए गए, किसी को खत्म करने के लिए थोड़ी ना कहते हैं ये मन ला दो। हाँ, आप तो इसलिए जाओ क्योंकि वो आवे है तो आप उसकी लड़ाई लड़ो हो, लगवाओ। हम तो उनको लगवाने जाते हैं कोर्ट में, किसी को हटवाने थोड़ी नहीं जाते भाई। अभी देखो तोड़ की बात कर दी रविंद्र जी ने, भाई वे बालक लाग जाओ, हमें क्या समस्या है? और जबकि वो बालक गलत भी नहीं है, अपना हक मांगा है, सरकार नहीं दोगी तो विपक्ष के पास जाऊंगे, विपक्ष नहीं दोगे तो एडवोकेट के पास जाऊंगे, मामला तो कोर्ट में जाना ही है। अब या तो सरकार अपने ईगो को समझे या फिर उन बच्चों की भर्तियां यूं ही बिरान माटी हुए। और सरकार के जब वोट बैंक बढ़ने लग रहा है इस मामले में तो आपको नुकसान ही है। अगर आप कहो कि भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए तो कितना फायदा है सरकार को? सर ये एमपीएसडब्ल्यू की भी थी जो स्पोर्ट्स कोटा है, जो सीईटी में स्पोर्ट्स कोटा है। हाँ, ये मामला इसका भी मामला आपके पास आया है? अभी आया है मेरे पास में मामला, ठीक है ना। मामला ये है कि भी आपने देखो हरियाणा में स्पोर्ट्स का नाश करने वाली सरकार ये है। टू बी प्रिसाइजली हरियाणा में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स कल्चर को खत्म करने के ऊपर। लेकिन इतने सारे मेडल तो आ रहे हैं ना सर। मेडल तो भाई पहले की उसके ऊपर आ रहे हैं, आज की इनका क्या है? इनके कर्म कांड बता देता हूँ तुमको स्पोर्ट्स मामले की, मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। ज्यादातर हरियाणा के लोगों को नहीं इसकी जानकारी पता होगी। जब ज्वाइंट पंजाब था 1962 के अंदर हरियाणा के अंदर, और मतलब पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स की पॉलिसी लागू हुई थी। उसमें इन्होंने कहा था कि 1 या 2% लोगों को नौकरियां देंगे जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो। उस समय उनको ओएसपी कहा जाता था, ठीक है। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी तब से 2018 तक चलती आ रही थी, 2020 तक वही स्पोर्ट्स पॉलिसी चली है। सरकारें आई गई, 1962 से 1964 में वो पॉलिसी रिवाइज हुई, 2% कर दिया गया उसको। 64 से 67 में हरियाणा बना, 2% मेंटेन की। हरियाणा बनने के बाद में 1993 में ग्रेडेशन पॉलिसी आई हरियाणा की स्पोर्ट्स की, उसमें भी 2% रिजर्वेशन मेंटेन की गई। 2018 में वर्तमान सरकार ने पॉलिसी निकाली, उसके अंदर भी 2% की आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की रिजर्वेशन मेंटेन की गई। यहां तक इसके साथ में छेड़खानी नहीं करी। ईव जो जाके 2020-21 में ठाके इनके आया, फतूर चढ़ गया कि जी हम तो जी स्पोर्ट्स के अंदर जो है ना भर्तियां नहीं करेंगे। पहले महापुरुषों ने 2022 के अंदर स्पोर्ट्स कोटा पूरी तरह से हरियाणा से उड़ा दिया कि भाई नीचे जो ग्रुप सी इन भर्तियों में स्पोर्ट्स का किसी भी बंदे को नहीं लगाया जाएगा। फिर उसके बाद में एक एडेंडम लेकर के आए, इन्होंने कहा कि जी लगा तो देंगे लेकिन 4 डिपार्टमेंट्स में लगाएंगे, होम में, एजुकेशन में, और 2 डिपार्टमेंट हो रहे। मैं देख 4 में 3% दिया उन्होंने, 4 में 3% दे दिया। अब उसमें कितना बड़ा गड़बड़ झाड़ा है मैं आपको बताता हूं। आपने वो लेटर के अंदर क्या कहा कि जी कंप्लीट कैलेंडर ईयर के अंदर जितनी भी पोस्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एडवर्टाइज की जाएंगे ना, उनका जो टोटल 3% होगा ना, वो 3% आप ईएसपी, तब जिसको आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कहते थे उसे अब एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कहा जाता है। ईएसपी को टोटल का 3% हम देंगे, लेकिन देंगे केवल 4 डिपार्टमेंट्स में। यानी कि टोटल हरियाणा में डिपार्टमेंट होंगे 50 से ज्यादा, 60-70 के आसपास भी हो सकते हैं, छोटे मोटे बड़े अलग अलग कॉर्पोरेशन और सब मिला करके। कोटा मिलेगा केवल 4 में, मिलेगा किसका? टोटल का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? उन 4 के अंदर सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन ही भरे जाएंगे फिर, और किसी का तो नाम ही नहीं आना। अब क्या चाहते हो? ये इनकी पॉलिसी है। ये कौन सी पॉलिसी है? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। उन 4 डिपार्टमेंटों के अंदर रिजर्वेशन का कितना बोझ हुआ? कितना? सारे खिलाड़ी आ गए उसमें, सारे खिलाड़ी उन 4 डिपार्टमेंट में आ गए। और उन 4 डिपार्टमेंट, इसका मतलब हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर तो स्पोर्ट्स पर्सन लागेंगे, बाकी तो कोई लागे कौन? क्यों भाई? वन प्रॉब्लम विद दैट पॉलिसी। सेकंड प्रॉब्लम विद दैट पॉलिसी, 1 मिनट के लिए तुम सारी चीजों को मान लो। मुझे बताओ कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग के अंदर एक्सेल कर रहा हूं, मैं टीचर क्यों लगूंगा? मैं क्यों लगूंगा टीचर? मैं तो इंजीनियर बनूंगा भाई। मैं टेक्निकल ट्रेनर क्यों नहीं बन सकता? उनका कहना है आप बनोगे तो एलिमेंट्री में टीचर लग जाओ, टेक्निकल ट्रेनर नहीं बनो भाई।
सही बात है। ये इनके काम है। इन्होंने उठा के सीईटी के अंदर पहले तो एग्जाम ले लिया सबका आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का, और अब उसको पूरे कोटा को अबोलिश करके वैकेंसी नहीं निकाली, वैकेंसी को निकाल दी। ये मामला अब कोर्ट में जाएगा और सीईटी के मामले में टू दैट इफेक्ट एटलीस्ट ये फंसेगा। आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन 10 तारीख को ये केस मैं फाइल करने जा रहा हूँ। केस तैयार है, वो सबसे मोटी 5-6 फाइल पाओगे आपने। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया और आपने इतना टाइम दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखो कितना बड़ा मामला था, और सच में मैं तो ये 5-4 बात से लिख रहा हूँ। लोग सोचते रहे जल्दी बेरहनी के लिख रही वैकेंसी के नाम दे भाई, और तो कुछ जानकारी नहीं थी इसमें। लेकिन आंख खोलने, आंख फाड़ देने वाली सच्चाई है यार। और सच में यार रोंगटे खड़े हो गए इतनी बातें सुनकर। लेकिन अभी तो यार शुरुआत है, बहुत अंदर तक ईगो भी खुदेगी भाई। बहुत सारी जानकारियां आपके सामने लाई जाएंगी। आरटीआई भी लगा रखी है बहुत मामला पे, और बहुत पर कल ने मेरे पे केस कास होगा, देख लियो रे तुम भाई। चलो फिलहाल ये वीडियो इतनी, आप में किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।